नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। नीरा जोड़ आशा, नीर जोड़ आशा, निह जोड़ आशा, निरह जोड़ आशा, ठीक है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो निह जोड़ आशा होता है। निह जोड़ आशा यानी हो जाता है निराशा, ठीक है। क्या हो जाता है, निराशा। निह जोड़ आशा, क्लियर। तो निह जोड़ आशा इसका सही संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, ठीक है। हे अरे हो ये सब क्या होता है, तो संबोधन होता है। क्या होता है, संबोधन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इस तरह कर रहे हैं, ये संबोधन कर रहे हैं आप, इसलिए संबोधन कारक में चला जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में संबोधन हे का प्रयोग किया गया है, तो ये संबोधन कारक है। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 अगस्त, कब मनाते हैं हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, ठीक है। तो हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए हिंदी दिवस बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आपके जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। याद रख लीजिएगा हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी का परीक्षा है, हो सके कि आपका आ जाए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर जोड़वाद, आशीष जोड़वाद, आशी जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशीष जोड़वाद। क्या होता है, आशीष जोड़वाद, आशीर्वाद, और ये विसर्ग संधि होता है, ठीक है। क्या होता है, विसर्ग संधि होता है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। हिंदी में 15 में 15 लाने के लिए आप यहाँ से देखिए, जितना JCERT किताब में आपको ग्रामर आया है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछेगा उसको भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी बना दिया है। आप सभी हिंदी का 100 रुपये में PDF लेकर के टोटल पढ़ सकते हैं, अगर केवल हिंदी का चाहते हैं तब, ठीक है। तो हिंदी आप लेकर के देख लीजिए, यहाँ पर आपको 15 नंबर में ज़रूर आपको 13-14 नंबर आ जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है। कौन सा कारक है, तो यहाँ पर देखिए चारपाई पर जो है किसी चीज़ पर कोई चीज़ बैठा हुआ है, पर किस कारक का संकेत होता है, तो ये होता है अधिकरण कारक। किसका होता है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। में या पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर होता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली, ठीक है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलते रहता है वो आपका कहलाता है बोली। क्या कहलाता है, बोली जो है, वाणी जो है वो बदलते रहता है जगह जगह पर, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। महो जोड़ इस, महा जोड़ इस, मही जोड़ इस और मही जोड़ इस, क्या होगा, महेश का सही संधि विच्छेद, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद होगा महा जोड़ इस, महा जोड़ इस, महेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा।
ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक, कौन सा कारण होगा? ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखिए में या पर आया हुआ है, तो पर किस कारक का होता है? तो पर कारक जो होता है वो आपका अधिकरण कारक का होता है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ठीक है, दाएं से बाएं कौन लिखा जाता है बताइए? उर्दू। ठीक है, लिखा जाता है उर्दू, उर्दू लिखा जाता है ना। ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता है उर्दू। तो उर्दू की लिपि क्या है बताइए? फारसी है, फारसी है, तो फारसी यानी उर्दू की लिपि फारसी, तो फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? तो जिसमें बोलते समय ऊष्मा मुख से निकलती है उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन में नाम आता है देखिए तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, ये 4 गो। ठीक है, इसके ऊपर वाला 4 गो कौन था बताइए? इसके ऊपर वाला 4 गो था य, र, ल, व, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के नीचे तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा, ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन है, तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। तालब सभी है, मूर्धन सभी, दंत सभी है, यानी राइट आंसर सभी। ठीक है, इस सभी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है क्योंकि बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है। क्लियर होगा, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न इसी तरह से आएगा। ठीक है ना, कि ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन है? तो याद रखिएगा ये सब सारा चीज व्यंजन ऐसे आपको देखिए सिलेबस कुछ हट के है, लेकिन आपको यहाँ से प्रश्न हर राज्य में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको भी आपको करवा दे रहे हैं कि देखिए हिंदी सबसे इजी आपका बनने वाला है और हिंदी 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। और अगर आप 15 में यहाँ से 12 ले लाते हैं तो आपका जेटेट का स्कोर एकदम निकल रहा है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत ही ईजी है तो उस पर खूब पकड़ बनाइए जिससे कि वहाँ से भी न छूटे, नहीं तो अच्छा सब्जेक्ट होते हुए भी अगर आपका सब जगह से छूटेगा तो स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हम किसी भी कदर आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये सभी प्रश्न आए हुए आप देख लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा तो आपकी मेमोरी में बना हुआ रहेगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपको छूटने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन है? संयुक्त व्यंजन इसमें से छ, त्र, ज्ञ, स्र या सभी। ठीक है, तो देखिए संयुक्त व्यंजन छ, ठीक है, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें 2 गो व्यंजन जुड़ करके इसको बनाए हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी कोई देख के जाएंगे संयुक्त व्यंजन को, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन छ का संधि विच्छेद है, संयुक्त व्यंजन का विच्छेद भी आता है। देखिए इसके पहले आपको हमने एक वीडियो दिया है वर्ण विचार और उच्चारण स्थान दिया है ना, वर्ण विचार, ये वर्ण विचार के अंतर्गत ही ये प्रश्न आपको यहाँ पे बना हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल से एकदम किया गया है। तो संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद क में हलंत और स होता है, ये सर। ठीक है, आप इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा तो रहेगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, सीजी टेट 2018 एमपी टेट में पूछा गया कि बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, देखिए बता देता बुढ़ापा ये क्या बता रहा है आपको? अवस्था को बता रहा है। ठीक है, अवस्था को, तो जो ऐसी संज्ञा जिसमें अवस्था को बताया जाता है तो वो अवस्था जो होता है क्या सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उसी संज्ञा को हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। ठीक है, और अवस्था, मिठास, खटास, ये स्वाद वाली चीज़ें ये सभी अनुभव ही किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे? भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। ये बहुत बार आया हुआ है आपका झारखंड में, सीजी टेट में, एमपी टेट सब में पूछा गया है। तो बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है कि जो मिठास है वो किस प्रकार की संज्ञा है। ये आर टेट 2014, एच टेट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो मिठास क्या है बताइए? मिठास को सिर्फ हम जो भी व्यक्ति खाता है उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि कितना मीठा लगा। ठीक है, तो अनुभव सिर्फ कर सकते हैं, और जितने भी स्वाद वाली चीज़ें हैं, स्वाद, ये सभी चीज़ों को अनुभव किया जाता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो स्वाद वाली जो चीज़ है वो आपका चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, तो मिठास भी आपको भाववाचक संज्ञा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। बहुत बार प्रश्न आया है, बिहार टेट में भी आया है और सीजी टेट में आया है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। ठीक है, देखिए शिक्षक यहाँ पर कहें तो शिक्षक क्या है, एक जाति है, शिक्षक जाति है। वकील क्या है, एक जाति है। ठीक है, हिंदू क्या है, एक जाति है। लेकिन अगर शिक्षक का नाम हम बोलें, किसी शिक्षक का नाम यदि हम लिख रहे हैं स्पेशल, तो वो आपको चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल शिक्षक यदि हम बोल रहे हैं तो वो आपका चला जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि ये एक जाति का नाम है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पत्र पढ़ लिया है, श्याम पत्र पढ़ लिया है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो वाक्य दिया हुआ रहता है उसको जब आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि किस प्रकार जाएगा। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या अपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले तो चारों वर्तमान काल है, अगर यहाँ है देख ले तो वर्तमान काल है, ये तो बिल्कुल अभी सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पत्र पढ़ लिया है, मतलब पत्र पढ़ने का काम पूरा कर लिया है। पूरा करने का मतलब पूर्ण कर लिया है। ठीक है, तो ये तो पहला चीज वर्तमान काल में हो गया, और इससे निकला कि ये काम पूरा किया है मतलब पूर्ण, तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किस में, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या कोई नहीं। ठीक है, सोनू पत्र लिख रहा है, यह किस प्रकार के काल का उदाहरण है। ठीक है, देखिए सोनू पत्र लिख रहा है, इस है मतलब वर्तमान काल है। यहाँ क्लियर एक एक करके हम लोग होते हैं। ठीक है, मतलब ये वर्तमान काल है। ठीक, क्लियर हो गया, इसमें सभी वर्तमान काल का है। अब इसमें से कौन होगा, तो पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है मतलब पत्र लिखा हुआ नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, अभी वह काम उसका अपूर्ण है। पत्र लिख ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमको पता चला कि ये वर्तमान काल है और इसका काम अपूर्ण है, मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरा से एक प्रश्न 100%, 101% गांठ मान लीजिएगा रहेगा। मुहावरा को आप सभी को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हमने मुहावरा का और भी बहुत सारे प्रश्न जो भीम राजो का है उसको भी करवाया है। ठीक है, और हमने तो आपको बता ही दिया कि हिंदी का यहाँ पे नोट्स बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट उसका वीडियो PDF आप दोनों ले सकते हैं, सिर्फ 100 रुपये में आप यहाँ से लेकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी आपका कंप्लीट है, वहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। सब जैसे CRT किताब बने हुए आप लेकर के पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले तक भी। ठीक है, तो आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। ठीक है, कड़ी मेहनत करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। आग लगा दिया, क्रोध और अधिक भड़काना, पागल करना या सुस्त करना। ठीक है, तो आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है क्रोध को और अधिक भड़काना। क्रोध को और अधिक भड़काना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ होगा। आग बबूला होना, आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है। आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना, कोई नहीं। ठीक है, कुछ कुछ बात पर लोग क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाते हैं और तुरंत गोली बंदूक भी चल जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो बहुत क्रोध करना, आग बबूला हो मतलब ना बहुत क्रोध करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है। ठीक है, राम देखने में सुंदर है, ये एक वाक्य है। इसमें सबसे पहले हम राम देखेंगे, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए राम क्या चीज़ है, संज्ञा। ठीक है, देखना, तो देखना क्या चीज़ है, यहाँ काम जो हो रहा है देखने का हो रहा है, तो जो भी काम कोई भी एक्शन होता है तो क्रिया होता है, तो देखना क्रिया है। अब ये सुंदर क्या है, तो ये सुंदर राम का विशेषता है। सुंदर है कि राम का विशेषता है, तो विशेषता जिसमें बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। तो इसमें सुंदर क्या है, विशेषण हो गया, तो राइट आंसर सी हो गया, विशेषण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है। वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है। ठीक है, वह क्या चीज़ है बताइए, तो वह जो है ये संज्ञा के बदले में आया है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, सर्वनाम कहते हैं, तो वह सर्वनाम है। ठीक है, और झगड़ालू, झगड़ालू मतलब क्या चीज़ है, गुण है या क्या है, विशेषता है। तो जिसमें विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है ना, तो झगड़ालू विशेषण हो जाएगा। तो राइट आंसर बी, झगड़ालू विशेषण वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर हो गया।
सीसीई का पूर्ण रूप है, सीसीई का पूर्ण रूप है, बहुत बार पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए। ये पंजाब टेट 2017 में पूछा गया था। तो सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कंटिन्यूअस, हाँ, सतत, और एक सी का मतलब था कॉम्प्रहेंसिव, और ई का मतलब था इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में है? सी में है। अंग्रेजी वर्ड भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी अंग्रेजी देता है। सी से है आपका कंटिन्यूअस, सी से आपका है कंटिन्यूअस एंड, और एक सी का मतलब कॉम्प्रहेंसिव, और ए का मतलब है एवेल्युएशन। ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी में भी कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दूसरा सी का क्या अर्थ है? ठीक है, फर्स्ट सी का मतलब क्या है बताइएगा? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है सतत, लगातार। ठीक है, और दूसरा सी का मतलब क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव जिसका मतलब होता है व्यापक, उसका मतलब होता है समग्र। ठीक है, अब देखिए तो दूसरा सी में क्या होता है? तो उसमें शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र, या शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्र, तो दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। ठीक है, व्यापक में शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है और शैक्षणिक क्षेत्र का भी होता है। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में क्या है? देखिए थ्योरी क्लासेज को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, जो नहीं देखें थ्योरी क्लासेज, इसका पार्ट 1 है, आप सभी कोई देख लीजिएगा। ठीक है, तो शैक्षणिक क्षेत्र का और शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन होता है। अब देखिए यहाँ पे, तो शैक्षणिक क्षेत्र में क्या हो गया? तो उस शैक्षणिक क्षेत्र में उसके शिक्षक जो पढ़ाने वाले विषय हैं, गणित, ठीक है, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इसका जांच। और शैक्षणिक में शिक्षक के प्रति व्यवहार, ठीक है, बच्चों के प्रति व्यवहार, स्कूल में ड्रेस किस प्रकार का है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है, खेल कूद में रुचि कैसे, ये उसके शैक्षिक पक्ष है। ठीक है, शैक्षिक है ये शैक्षिक, दोनों पक्ष का जो होता है वो दूसरा सी में आता है, व्यापक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, चलिए सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। यूपी टेट 2017। ठीक है, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रैंक देना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना, केवल परीक्षा का डर पैदा करना। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो छात्रों को रैंक देना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाना ये सीसीई का उद्देश्य नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति का मूल्यांकन करना ये सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार उसकी प्रगति का हम लोग क्या करते हैं? मूल्यांकन करते रहते हैं। ठीक है, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, केवल परीक्षण का डर पैदा करना, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सीसीई का एक उपकरण नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है उपकरण जो सीसीई का उपकरण नहीं है? ठीक है, पंजाब टेट 2019 में पूछ दिया। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, वार्षिक बोर्ड परीक्षा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए आपको जो यहाँ पे हमने सी कंटिन्यूअस वाला में बताया था, तो कंटिन्यूअस वाला में आपका एफ है और एस है। तो एफ ए का जांच किससे होता है? तो उसके पोर्टफोलियो से, उसके चेकलिस्ट से, उसके उपाध्यायन रिकॉर्ड से। बोर्ड परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है सीसीई का। ठीक है, बोर्ड परीक्षा इसके आंकन का उपकरण नहीं है। क्लियर, तो आपको थ्योरी क्लासेस में ये पूरा क्लियर कर दिया गया था, आप देख लिए होंगे और अभी भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो है उपकरण है सीसीई का, चेकलिस्ट सीसीई का उपकरण है, और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है वो भी सीसीई का उपकरण है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा इसका उपकरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, वाह्य मूल्यांकन, या आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ चलती है। ठीक है, जैसे आज हमने इस चैप्टर को पढ़ाया और उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा? ये एफए कहलाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाएगा, जो हम उस चैप्टर का हर महीना पर 2 महीना पर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या इसी को कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये कौन सा है जो अधिगम के साथ चलते रहता है? तो है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन एफए साल भर में कितनी बार होता है? रीड 2016 में आया हुआ। ठीक है, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन एफए जो है 4 पार्ट में होता है, FA1, FA2, FA3 और FA4 होता है ना 4 पार्ट में। तो ये 4 पार्ट में 2 हाफ ईयरली के लिए है और 2 एनुअली के लिए होता है, तो ये 4 बार होता है। क्लियर,
तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीसीई शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? रीट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। सीसीई जो है शिक्षार्थियों में किस गुण का विकास करता है? स्वमूल्यांकन, रचनात्मक, आलोचनात्मक, सभी। तो सीसीई जो है शिक्षार्थियों में सेल्फ असेसमेंट भी सिखाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी देता है, आलोचनात्मक सोच भी सिखाता है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। सीसीई में पहला सी का क्या अर्थ है बताइएगा? सीसीई में जो पहला सी है उसका क्या अर्थ है? पंजाब टेट 2016 में पूछा है। महीने में एक बार परीक्षा लेना, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना, वर्ष के अंत में केवल अर्धवार्षिक। महीने में एक बार परीक्षा लेना ये बिल्कुल नहीं है पहला सी का अर्थ। पहला सी का अर्थ है कि कंटिन्यूअस, यानी नियमित, चाहे आप महीना में एक बार लीजिए, चाहे 2 महीना पर एक बार लीजिए, लेकिन 2 महीना पर जब आप नियम बना दिए तो हर 2 महीना पर होना चाहिए। मतलब नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन करना ही फर्स्ट सी का अर्थ है। कंटिन्यूअस एवल्यूएशन, नियमित सतत मूल्यांकन होता है, नियमित अंतराल पर छात्र की प्रगति का आकलन होता है, किसमें? फर्स्ट सी में। ठीक है। बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? देख लिए, यही प्रश्न रहेगा, ऐसा ही प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न तो इतना बार आया है कि आपको हमने सिर्फ यहाँ 2 बार लिखा। ये यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2014 और एमपी टेट 2018 का है। ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, याद रखिए 140 से अधिक है। अभी क्या बताया था हमने बुद्धि लब्धि चार्ट में? तो प्रतिभाशाली है। 40 से अधिक है मतलब प्रतिभाशाली है। प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है। ये बुद्धि लब्धि चार्ट से एक प्रश्न लगभग 90 से 140 तक वाला में पूछा जाता है। हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए चार्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, चलिए अगला है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, 120 से अधिक है, वह बच्चा किस प्रकार का होगा? ठीक है। हम लोग देख रहे थे 90 से 110 के बीच में था, तो वो क्या था? आपका एवरेज था। ठीक है, मतलब सामान्य बच्चा था। फिर क्या था? 110 से 120 के बीच में था, तो वह तीव्र बुद्धि का था। और 120 से 110 से 120 हो गया, 110 से 120 से 130 के बीच था, तो आपका यहाँ पर प्रखर बुद्धि था। ठीक है। और उसके बाद आपका क्या था? प्रतिभाशाली है। ठीक है, तीव्र बुद्धि है, प्रखर बुद्धि यही है। तो यहाँ पर 140 120 से अधिक है, तो वह कौन बुद्धि है? प्रखर बुद्धि है। हरियाणा टेट में आया है और पंजाब टेट में आया है 2016 में। ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है, 110 से अधिक है, वह किस प्रकार का बच्चा है? देखिए यूपी टेट 2012, सीजी टेट 2016, यू टेट 2018। ठीक है। तो वह बच्चा किस प्रकार का है? तो आपका देखिए 110 से अधिक है। ठीक है। तो आपका सबसे पहले 90 से 110 के बीच में क्या है बताइए? 90 से 110 के बीच में वह बच्चा सामान्य है, एवरेज बच्चा है। ठीक है। और 110 से 120 के बीच में कैसा था? तो वह सामान्य के बाद वह तीव्र बुद्धि का था, ओवर एवरेज था। और 120 से 100 ऊपर 130 तक क्या था? तो ये प्रखर बुद्धि का था। और फिर 130 से ऊपर जाइएगा तो अति उत्कृष्ट था, और उसके बाद प्रतिभाशाली था। तो ये हो जाएगा तीव्र बुद्धि का बच्चा। ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है? चार्ट को निकालिए दिमाग में से और निकालिए। ठीक है। ये पंजाब टेट 2018 और यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है बताएंगे? तो 90 से 100 के बीच में यह बच्चा कैसा होता है? आपको ही बताया था, एवरेज होता है, सामान्य होता है। तो 90 से 110 तक में होता है। ठीक है। 90 से 110 तक वाला क्या होता है? सामान्य होता है। तो ये 100 पढ़ रहा है 90 से 110 के बीच में, इसलिए सामान्य बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बुद्धि। ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? ठीक है। देखिए बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच, यानी 90 से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है। 90 से 100 के बीच होना चाहिए। तो वो 90 से 110 के बीच में होता है, तो वो सामान्य बुद्धि का होता है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, ठीक है, वह किस प्रकार का होगा? तो वह जो है आपका यहाँ पर मंद बुद्धि में चला जाएगा, या नहीं तो आप उसको सामान्य बुद्धि में भी ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 90 पर आकर के ठीक है। ठीक है। 90 तक तो मंद बुद्धि होता है, 90 से ऊपर और 100 के बीच ये आपका चला जाता है सामान्य बुद्धि में। 90 से ऊपर और 100 के बीच, लेकिन ये 90 पर है तो इसको आप मंद बुद्धि में टिक कीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन देख लेना है, ऐसे इसका मंद बुद्धि में आपका चला जाएगा, चार्ट पर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न,
ठीक है। बुद्धि लब्धि पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र हमने आपको क्या बताया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र था आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका एग्जाम में पक्का रहेगा, एक प्रश्न आपका एग्जाम में बुद्धि लब्धि निकालने के लिए पक्का रहेगा, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सूत्र है आपका, सूत्र आपको दिखा दिए हैं। चलिए इसे प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको भी बनाने का कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, ठीक है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए करते हैं। 5 वर्ष का मोहन 5 वर्ष का है, मतलब जो उसका आयु होता है वो क्या कहलाता है? वास्तविक आयु कहलाता है। जितना उम्र का कोई बच्चा होता है वो उसका वास्तविक आयु होता है, ठीक है। वास्तविक आयु कितना है आपका? 5 वर्ष है। और मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष का मोहन है लेकिन वो 8 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो 8 वर्ष के बच्चा यानी वो मानसिक आयु है। तो मानसिक आयु आपको दे दिया कितना? 8 वर्ष, ठीक है। मानसिक आयु बराबर दे दिया 8 वर्ष। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? चलिए ठीक है, आपको पता है बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु 8 वर्ष बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु 5 हो गया और इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। 5 से 20 बार में कटेगा 100, तो 20 अट्ठे 160 यानी 160 हो गया। तो यह क्या है? 140 से अधिक वाला सेशन में जा रहा है, तो 140 से अधिक है, इसलिए कैसा बच्चा है? ये प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 160 होगी। और 160 ऑप्शन किस में है? बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बाकी नीचे देखिए बनाया हुआ है। बच्चा 5 वर्ष का है तो वास्तविक आयु 5 वर्ष, 8 वर्ष के जैसा सोच रहा है तो मानसिक आयु 8 वर्ष, इसलिए बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 8 बट्टे 5 गुने 100, 5 से 20, 8 20 से 160, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। क्लियर, यह बच्चा प्रतिभाशाली है। चलिए अगला प्रश्न बनाइएगा। देखिए आप लोग भी बनाते चलिएगा, फटाफट बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर बुद्धि लब्धि आपको सही में समझ में आ जाए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि बुद्धि लब्धि क्लियर है मेरा, ठीक है। मेरा बुद्धि लब्धि क्लियर है लिख के जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जेटेट में परचम लहराना है तो यहाँ से जुड़ जाइए, और सारा कुछ आपको इसी तरह से बहुत हल्के स्वभाव में सारा चीज़ हमने मेंशन कर दिया, सभी सब्जेक्ट का, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का बच्चा है मतलब ये कौन सा आयु है? उसका वास्तविक आयु है, ठीक है, वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु कितना हो गया आपका? 10 वर्ष हो गया। मानसिक आयु 12 वर्ष का है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है? मानसिक आयु कितना है? वो 12 वर्ष के बच्चा के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि निकाल दीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद है क्या? ये क्या सूत्र याद था आपको? मानसिक आयु बट्टे क्या था? वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु, और इंटू क्या था? 100 था। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा का? 12 वर्ष, और वास्तविक आयु वह बच्चा कितना का है? 10 का है, और इंटू क्या कीजिएगा? 100 कीजिएगा, 10 दहाई 100 हो जाएगा, बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा का बुद्धि लब्धि अगर 110 से 120 तक है, 110 से 120 तक है, तो यह बच्चा कैसा होगा बताइए? तो यह बच्चा आपका जो होगा तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि निकल गया है, 120 है, और बच्चा तीव्र बुद्धि का है, देखिए लिखा हुआ है। क्लियर? तो चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट को याद कर लेंगे, 90 से लेकर के स्टार्ट कीजिएगा, नीचे तक भी चार्ट को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा। या बुद्धि लब्धि का सूत्र जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। इसको छोड़ के आप जा रहे हैं, मतलब 2 नंबर आप छोड़ के जा रहे हैं, 2 नंबर आप छोड़ के एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही देखिए CDP सरल है, और आपको अच्छे तरीके से यदि इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको बुद्धि लब्धि समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 7 वर्ष का है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ठीक है, 10 वर्ष के बच्चा है और उसका मानसिक आयु 7 वर्ष है, यानी बच्चा 10 वर्ष का जरूर है लेकिन उसका दिमाग 7 वर्ष के बच्चा का जैसा है, तब बुद्धि लब्धि कितना होगा? ठीक है, पंजाब टेट 2021 में पूछा है 60, 70, 80 क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा अगर 10 वर्ष का है तो वास्तविक आयु तो उसका दे ही दिया कि 10 वर्ष का हुआ है,
10 वर्ष का है, लेकिन मानसिक आयु 7 वर्ष, यानी वो बच्चा का दिमाग 7 वर्ष के जैसा काम कर रहा है। मानसिक आयु कितना है? 7 वर्ष का है। अब वो किस प्रकार का बच्चा है बताना, बुद्धि लब्धि कितना है बताना है आपको। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु, तो मानसिक आयु 7 वर्ष के जैसा है। वास्तविक आयु, तो बच्चा वास्तव में 10 वर्ष का है, और इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 दहियम 100 हो गया, और 7 दहियम 70 हो गया, यानी बुद्धि लब्धि जो है उसका 70 है। समझिए कि आपका बच्चा जो है वो किस प्रकार का है, ठीक है। 70 है, यानी वो मूर्ख बच्चा है, ठीक है। चलिए एक आप लोग बनाइएगा और यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 10 वर्ष ही है, वह किस प्रकार का बच्चा है? हरियाणा टेट 2019 में पूछा है, ठीक है। प्रतिभाशाली 140, सामान्य 100, प्रखर 120, तीव्र क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए 10 वर्ष का बच्चा है, वास्तविक आयु 10 वर्ष ही है, और उसका मानसिक आयु भी 10 वर्ष के जैसा ही है, ठीक है। और इंटू 100 हो गया, तो 10 दहियम 100 हो गया, 10 दहियम 100, तो 90 से 110 के बीच में किस प्रकार का बच्चा होता है बताइए? तो वह सामान्य बच्चा होता है, ठीक है, सामान्य बच्चा होता है। और इसका बुद्धि लब्धि कितना है? 100 आया, यानी इसका राइट आंसर बच्चा सामान्य होगा और बुद्धि लब्धि 100 होगा। तो सामान्य और 100 जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बी, सामान्य और 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर सूत्र आपको दे करके हमने बना दिया है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, 10 बट्टे 10 इंटू 100 बराबर 100। बुद्धि लब्धि 100 है, और यह बच्चा सामान्य बुद्धि का है, ठीक है। एक बगीचे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। अधिकतम लंबाई का मान बतावे जिससे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मापा जा सके, ठीक है। पंजाब टेट 2022 से पूछा गया है। अधिकतम लंबाई का मान का मतलब क्या होता है बताइएगा? SCF होता है। एकदम दिमाग बना लीजिए, अधिकतम मैंने SCF कर रहा है, तो 15 और 5 का SCF निकालना है। तो 15 और 5 का हम यहाँ भाग विधि से निकाल देते हैं। तो 5 दिया कितना हो गया बताइए? 15। यहाँ शेषफल 0 आएगा कि नहीं? तो जिसमें शेषफल 0 आया उस समय जो भाजक है, भाजक 5 है, वही SCF होता है, ठीक है, वही SCF होता है। तो राइट आंसर इसका 5 हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ बना हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है भिन्न वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आया है, हो सके आपका भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। 3/4, 4/7 और 5/7 का मौसा क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा मौसा है? अभी हम लोग निकालते थे 2, 3, 5 का मौसा क्या होगा, ठीक। लेकिन अभी किसका मौसा है? भिन्न का मौसा है, भिन्न का, ठीक है। किसका है? भिन्न का। तो याद रखिएगा, अगर मौसा पूछेगा तो हर वाला का मौसा, अंश वाला का मौसा और हर वाला का लसा। याद रखिएगा, अगर मौसा पूछेगा तो ऊपर अंश है, अंश वाले का मौसा और हर का लसा, ठीक है। जो मौसा कहता है, जो प्रश्न कहता है, वो ऊपर वाला में होता है। अगर मान लीजिए इसी में लसा पूछ देता, क्या पूछ देता? तो लसा पूछेगा तो ऊपर वाला का लसा लेना है, नीचे वाला का मौसा लेना है। याद रखिए, जो पूछेगा उसका ऊपर वाला लेना है। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो 3/7, 4/7, 5/7 का मौसा निकालना है। यानी क्या कीजिएगा? तो मौसा बराबर क्या होगा? भिन्न का मौसा बराबर ऊपर वाला जो अंश है उसका मौसा। अगर यहाँ मौसा है तो अंश का मौसा निकलेगा, अगर लसा है तो अंश का लसा निकलेगा। बस यही अंतर है, दिमाग में रख लीजिएगा, सभी को बता दे रहे हैं। तो 3, 4 और 5 का मौसा निकालिए क्या होगा, और 7, 7, 7 का लसा निकालिए क्या होगा। जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 3, 4, 5 का, तो 3 का अगर मौसा निकालिएगा तो क्या होगा? 3 बराबर 1 गुने 3 हो गया। अगर 4 को गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने 2 गुने 2 हो गया, और 5 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने 5 हो गया, ठीक। अब बताइए मौसम में तीनों में मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है? तो 3 नहीं मिल रहा है, ना 2 मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रहा है। तो यानी 3, 4, 5 का मौसा कितना हो गया बताइए? 1 हो गया। 1 निकल गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला का लसा, तो 7, 7, 7 का लसा क्या होगा बताइए? 7 से जाएगा 1, 1, 1, तो 7 है ना, होगा तो 1/7, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1/7 किस में है? डी में है, तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए बनाया हुआ टोटल चीज़ यहाँ पर देखिए हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, आप सभी को बना भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है 2/5, 3/5, 4/5, 7/5 का SCF क्या है आपको बताना है, ठीक है। अभी आपको हमने हिंट्स किया था कि अगर SCF निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला अंश का SCF निकालना है और हर का LCM निकालना है, ठीक है। तो SCF हमको निकालना है, इसलिए क्या करना होगा? अंश का हम लोग क्या करेंगे? SCF निकालेंगे। तो 2, 3, 4, 7 का
HCF निकालेंगे तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2, 3 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 3, 4 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 2 और 7 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुने 7। यही हो गया। तीनों में क्या मिला, हमें 1 मिला। चारों में देखना होगा तो चारों में 1 ही है जो कॉमन है, इसलिए इसका HCF समझिए आपका 1 हो गया। ठीक है, HCF 1 हो गया। अब LCM आपको देखिए 5 5 5 का निकालना है तो 5 5 5 के 50 पर लिख देगा तो उसका LCM क्या होगा, 5 होगा। एक बार में 5 एकम 5 तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF भिन्न का HCF बराबर क्या हो गया, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाला का LCM। ऊपर वाला का HCF कितना आया, 1 आया। LCM नीचे वाला कितना आया, 5 आया, यानी 1/5 इसका आंसर होगा। 1/5 है किस में देखिए, तो 1/5 डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए दोनों विधि, भाग विधि या भाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधि आपको बताया गया है। आपको जो अच्छा लगता है इसमें आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 7/10, 11/15, 13/20 का HCF क्या है, यूटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 7/10, 11/15 और 13/20 का HCF क्या है। HCF पूछ रहा है, इसलिए अंश वाला का हमको HCF निकालना है और हर वाला का LCM। जो भी चीज़ यहाँ पूछेगा उसका काम अंश में कीजिएगा और उसके नीचे वाला का अपोजिट। अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाला का HCF, तो नीचे वाला का LCM। अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। ठीक ना, एकदम दिमाग बना लीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 7, 11 और 13 का HCF क्या हो जाए बताइए। 7 का हम लिख सकते हैं 1 गुने 7, 2 1 होगा। 11 का हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 11। 13 का हम लिख सकते हैं 1 गुने 13। ठीक है, जो तीनों में मिला वो 1 है, इसलिए इसका HCF 1 हो गया। ठीक है, और LCM में क्या हुआ, तो नीचे वाला का LCM हम निकालेंगे तो 10, 15 और 20 का LCM निकाल लीजिए। 10, 15 और 20 का LCM किससे जाएगा, 5 से ही दीजिए। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4, यानी इसका HCF क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 LCM 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, LCM 60 हो गया। ठीक है, LCM 60 हो गया और HCF 1 हो गया, मतलब 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। 1/60 डी में है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यूटेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला, 10, 15 और 18 का LCM ज्ञात करें। पंजाब टेट 2019 में पूछा गया है कि 10, 15 और 18 का LCM ज्ञात करें। 30 होगा, 45 होगा, 90 होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए 10, 15 और 18 का LCM जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो भाग विधि है, उससे हम लोग बना के देख लेंगे। ठीक है, तो 10, 15 और 18 इसको हम लोग करेंगे, इस तरह से LCM निकालेंगे। सबसे प्रचलित विधि है। सबसे पहले 2 से देखते हैं तो 2 5 10, 15 और 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से हम देखेंगे तो 5 नहीं जाएगा, 5 रह जाएगा। 3 5 15 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर एगो इसमें से 5 से जा सकता है। ठीक है, 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और एगो 3 बच जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30 और 30 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 से था 30 5, यहाँ 30 3 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 3 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका C 90 हो जाएगा। भाग विधि से देखिए यहाँ पे बना हुआ है। LCM इस तरह से निकाल लीजिएगा, यह बहुत ही ईजी है, आप ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है, 15, 30 और 45 का LCM है, हरियाणा टेट 2022 में पूछा है। ठीक है, तो 15, 30 और 45 का लगाएंगे तो सबसे पहले 2 से देखते हैं तो 2 से इसमें कट रहा है, ये 15 हो गया और ये 15 बार में और ये 45। ठीक है, तो ये नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा है। चलिए 2 से नहीं गया तो अब हमको कितना से देना होगा, 3 से देखते हैं तो 3 5 15, 3 10 30 और 3 से 15 3 45 गया। अब इसमें क्या से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब नहीं जाएगा तो 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 3 90, यानी इसका LCM जो होगा 90 होगा। यानी 90 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है कहलाता है, ये जेटेट 2012 में पूछा गया था, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, माने त्रिभुज बना 3 गो कोण होता है, उसमें एक गो कोण उसका 90 हो गया। 90 हो गया तो अब वो क्या कहलाएगा, तो एक्यूरेट अगर 90 आ गया तो वो आपका समकोण हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट 90 आ रहा है कहीं भी लिखा हुआ तो वो समकोण में आपका चला जाएगा, वो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। ये जेटेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, त्रिभुज है क्या है,
त्रिभुज है, ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज है किस प्रकार का आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एक कोण इसका कितना का है, 90 डिग्री का है। एक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। किसी त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। राइट आंसर ए होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, वह त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, वह त्रिभुज आपका क्या कहलाता है, आपको यहाँ पे बतलाना है। अगला है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, वह त्रिभुज कहलाता है। एमपी टेट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का कोई भी एक त्रिभुज है, मान लो तीनों त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 से अधिक होगा तथा 180 से कम होगा, तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, ये कोण 110 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज के अंदर क्या होगा, बाकी सभी तीनों कोण मिला के 180 ही होता है। 110 हो गया तो मान लीजिए 35 हो जाए, 180 हो जाएगा ना। तो एक कोण अगर 90 से अधिक हो गया तो त्रिभुज कौन सा नाम जाएगा, तो एक कोण 90 से अगर अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज जाएगा। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज ही जाएगा। और किसी त्रिभुज में एक के अधिक कोण हो सकता है, दो को अधिक कोण नहीं हो सकता है। ठीक ना, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा जो 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा। क्लियर, चलिए अगला है। किस प्रकार का त्रिभुज है, आप देख करके बताइए यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ये फिगर को देखना है और आपको बताना है कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया है। ठीक है, किस प्रकार का त्रिभुज है आपको बतलाना है। क्लियर, चलिए देखिए ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। एक कोण 90 डिग्री से अधिक मतलब 110 डिग्री है। तो एक कोण 190 से अधिक हो गया तो दो कोण तो 90 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल हमको कितना होना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो कोई एक कोण 90 से अधिक होगा, बाकी कोण 90 से कम वाला होगा। तो एक कोण 90 से अधिक है, इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, ये एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है कहते हैं समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई नहीं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, सभी भुजाओं की माप बराबर होगी वह समबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर ए होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कोई एक त्रिभुज आप ले लीजिए। ठीक है, कोई एक त्रिभुज ले लीजिए और इसकी माप अगर ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो यह सभी भुजा के माप, चाहे ए बी हो, चाहे ए सी हो, चाहे बी सी हो, सबका माप 6 ही है। तो सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज में चला जाएगा आपका। ठीक है, किस में चला जाएगा, समबाहु त्रिभुज चला जाएगा। राइट आंसर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर, चलिए फिगर देख के बताना है आपको। देखिए फिगर देख के, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में आया है। ठीक है, फिगर देख के आपको बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं। बताइए आप सभी को क्या होगा। चलिए आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मान नहीं दिया है, लाइनिंग दिया है। लाइनिंग दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, यानी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज बना के अगर माप नहीं दिया लेकिन इस तरह का कर दिया, ये बराबर कर दिया, एक को मतलब सब भुजा बराबर है। लेकिन किसी में अगर इस तरह किया, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इसका मतलब सब भुजा अलग अलग है। तो इसमें सभी भुजा के माप अगर फिगर को आप देखिएगा तो फिगर आपको दिखा रहा है कि दो को है, सब भुजा का माप बराबर है, इसलिए यह जो है आपका समबाहु त्रिभुज होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस त्रिभुज के 2 भुजा की माप समान होती है, जिस त्रिभुज के 2 भुजा की माप समान होती है, डॉट 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 कहलाता है। पंजाब टेट 2018 में पूछा गया है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई नहीं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है उससे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं। ये पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी 2 भुजा बराबर होगी। इसको इस रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे इस तरह का अगर हमने एक फिगर बनाया ए बी सी, तो मान लीजिए ये 6 और ये 5 है, तो कोई भी 2 भुजा बराबर ऐसे हो सकता है, या नहीं तो आपको कोई 2 भुजा आप देख सकते हैं, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया।
तो कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानेंगे। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आकृति को देखकर बताइए कैसा त्रिभुज है। आकृति को देखकर त्रिभुज है, यहाँ पे प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैसा त्रिभुज है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। ये फिगर बना करके समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, कोई नहीं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे किस तरह का है, कोई भी दो भुजा, ये दोनों में दो दो का साइन है और ये में एक है, मतलब ये और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गए। ये बराबर नहीं है, तो कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज हम कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है कहलाती है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है क्या कहलाती है। ठीक है, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एक फिगर बनाए और ये अगर भुजा की माप ले, ये 6, ये 7, ये 5, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग हैं, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है। क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं। ये राजस्थान टेट 2016 का प्रश्न है, रीट 2016 का प्रश्न है। ठीक है, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा। जिस भी एरिया में अम्लीय वर्षा हो जाती है वहाँ जो स्मारक ये सब संगमरमर के बने रहते हैं वो सभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब रंग डिस्कलर हो जाता है अम्लीय वर्षा के कारण। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, देखिए अभी आकलन परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और देखिए आपका किताब से है। ठीक है, आपका ये किताब से है, क्लास 7 का एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिएगा 4-5 विज्ञान में, तो आपको जल टॉपिक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, JCERT किताब को जो देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो देखिए 1400 से 1500 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में देखिएगा तो मिलीमीटर 1400 से 1500, और सेंटीमीटर में देखिएगा तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर यानी 140 सेंटीमीटर, यानी 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है। भौम जल के स्तर में कमी आने का, भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है, जल का सतह, उसका लेयर नीचे भागते जा रहा है। तो लेयर नीचे भागने का मुख्य कारण क्या है, यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जनसंख्या में वृद्धि, कृषिगत उपयोग, वर्षा का समान वितरण, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगा तो हर जगह क्या होगा, बोर होगा ना हर जगह ज़मीन पर, और वहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा। सभी को पानी चाहिए, पानी यहाँ पर अनुपयोगी भी होगा, इस कारण क्या होगा, तो भौम जल का स्तर में लेयर नीचे गिरेगा। कृषिगत उपयोग, बहुत अधिक कृषि कार्य ट्यूबवेल से किए जाने के कारण, नल से किए जाने के कारण, बोरवेल से किए जाने के कारण पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का समान वितरण, वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एक सीजन के अनुसार, इस कारण भी यहाँ पर भौम जल के स्तर में कमी आ रहा है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। झारखंड में जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक में पूछा गया था, सिमोन उरांव, कश्मीर उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल पुरुष के नाम से सिमोन उरांव को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सिमोन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्मश्री से नवाजा गया था। अंकलेश मुंडा, सिमोन मुंडा, सिमोन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड से सिमोन उरांव को पद्मश्री से नवाजा गया था। खेत के फसल किस वर्षा के कारण सूख जाते हैं। खेत में अगर फसल लगा हुआ है और किस प्रकार की वर्षा होगी तो वो खेत का फसल पीला पड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण, क्षारीय वर्षा के कारण, सोहनीय वर्षा के कारण या लवणीय वर्षा के कारण। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जिसके कारण खेत के फसल नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है,
किस प्रकार की वर्षा होने के कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं? मान लीजिए कि है नदी है, इसमें आपने मछली पालन कर रखा है, मेढक है, कोई भी जीव जंतु है। अगर यहाँ पर अम्लीय वर्षा होगी तो उसका pH मान 5.6 से कम होगा, और 5.6 से कम होगा तो ये क्या होगा, जो भी जीव जंतु इस जल को पिएगा वो क्या होगा, मर जाएगा। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही जलीय जीव जंतु क्या होता है, कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, बिहार टेट बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? MP टेट 2013 का, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण, जल, बांध या सभी। ठीक है, तो वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा जल का संग्रहण करेंगे जिससे कि हमारा भौम जल स्तर में वृद्धि होगा। अम्लीय वर्षा या अम्लीय जल का pH मान होता है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, 5.6 से कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अम्लीय वर्षा होता है उसका pH मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, या कभी कभी 5.7 दे सकता है, 5.8, लेकिन इतना ही रहता है, वो 7 से कम नहीं होता है। तो 5.6 या 5.7 या 5.8 से कम, लेकिन किताब में आपका जो ऑथेंटिक दिया है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, क्योंकि कभी भी आपको क्लेम करना होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको हम JCERT से क्यों यहाँ पर बना दे रहे हैं नोट्स। JCERT से अगर मेरा नोट्स बना हुआ है, अगर यही प्रश्न आता है और कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको कंप्लेन के लिए यहाँ से किताब के पेज नंबर से उसको काट के भेज सकते हैं। इसलिए आप JCERT का ही पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप उसका परवाह मत कीजिए। अगर दिक्कत होगा तो आप JCERT का किताब ले जाके वहाँ पर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, यही कारण है। अब देखिएगा, तो अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानि होती है? जलीय जीव जंतु भी मर जाते हैं, फसल भी नष्ट हो जाते हैं, स्मारक भी, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए यहाँ से आकलन परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। तो एक होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन या जल में अघुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन और वसा में अघुलनशील विटामिन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, कीड़ा नाम जानते हो ना, कीड़ा जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं। बताइए, कीड़ा को एक जो है जल है, जल यहाँ पर टावर है, इसमें अगर कीड़ा को छोड़ दिया जाए तो क्या यह जल में घुल जाएगा? जल में पूरा पूरी मिल जाएगा? नहीं। लेकिन एक कीड़ा को यहाँ पर जो कढ़ाई है, आँच दे रहे हैं, इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर कीड़ा पड़ा हुआ है, इसको तेल में भूज देंगे तो ये कीड़ा भुजाने के बाद क्या होगा, पूरा पूरी घुल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही देखिए, केड़ा जो है, केड़ा याद रखिएगा, केड़ा तेल में घुल रहा है। किस में घुल रहा है? तेल में। तेल मतलब वसा, तेल मतलब वसा। तो केड़ा वसा में घुलता है। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है, और बाकी सब चीज़ जल में घुलता है। ये केड़ा वाला वसा में घुलेगा, बाकी सब चीज़ जल में घुलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन हम लोग कौन कौन पढ़ते हैं? तो विटामिन पढ़ते हैं A, B, C, D, E और K। मुख्य रूप से इतना ही विटामिन हम लोग को पढ़ना है ना। अब देखिए, इसमें से केड़ा, तो K, E, D और A, 4 को। ये केड़ा किस में घुलता है? तो केड़ा वसा में घुलता है। बाकी कौन बचा? तो बाकी B और C बचा। तो B जो है जल में घुलनशील है, और C जो है जल में घुलनशील है, यानी विटामिन B और C दोनों जल में घुलनशील है। बाकी हो गया K, E, D, A, ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, याद हो गया। अब देखिएगा, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन K। याद रखिएगा, केड़ा ये वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। तो यह जल में घुलनशील विटामिन पूछा है। तो E वाला वसा में है, याद रखिएगा वसा। तो A वसा में है तो ये नहीं होगा, D वसा में ये नहीं होगा, K यानी बचा B। तो B जो है वो जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। फिर वही प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा है। ऑप्शन दूसरा था विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है, तो हमको याद रखना है केड़ा, हमको क्या याद रखना है? केड़ा ये जल में नहीं घुलता। आपसे पूछा है जल में घुलनशील, केड़ा जल में नहीं घुलता है।
तो यहाँ पर के ई जल में नहीं घुलेगा, ई भी नहीं घुलेगा, ए भी नहीं घुलेगा, यानी बचा विटामिन सी। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए किस तरह से पूछा गया, जल में घुलनशील विटामिन है। एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी और सी और विटामिन डी। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक, तो केड़ा तो जल में नहीं घुलता है। केड़ा कहाँ घुलता है? तेल में, वसा में। तो जल में कौन घुलेगा? तो बी और सी, यही बचा बी और सी। तो विटामिन बी और सी यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। सीजी टेट 2018 का प्रश्न है। विटामिन के, विटामिन डी और ई, विटामिन ए या उपयुक्त सभी। तो जल में वसा में घुलनशील कौन होता है? तभी आपको बताया था केड़ा। केड़ा किस में घुलता है? वसा में घुलता है। तो यहाँ पर देखिए के डी ई यानी उपयुक्त सभी, ये सभी वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल या फ्रेश वाटर का स्रोत है? बर्सन, सतही जल, भौम जल या उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन अलवणीय जल का स्रोत है? तो बर्सन वाला जल भी अलवणीय है, सतही जल भी अलवणीय है, भौम जल भी अलवणीय, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।